हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको अफेयर। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस एकदम रिलायबल रेट पर दी जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की हम वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th का सिलेबस और बुक्स जो हमको रेफ़र करनी है ताकि हमारी तैयारी सही से हो सके। तो first of all, we have to see that what are the subjects we are going to cover in class 11th economics. First one is your introductory microeconomics and second one is your statistics for economics. For completing the syllabus, I will suggest you to refer these books of T.R. Jain and V.K. Ori. The reason will be because NCERT में जो कंटेंट है उसको पढ़ना सफिशिएंट आई थिंक नहीं रहता है। उसको हमको डिटेल में पढ़ने के लिए अगर आप इन फर्दर बीए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं या बीएससी इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो आपको एकदम डिटेल में सारी चीज़ें आनी चाहिए। नो डाउट एनसीईआरटी में कंटेंट है, पर उसको थोरोली पढ़ने के लिए आपको प्राइवेट पब्लिकेशंस रेफर करनी पड़ेंगी। रीज़न बिहाइंड लेट मी शो यू। This is how CBSE provide you the syllabus for your exam. Part 1 is statistics and part B is microeconomics. Both the subjects carry equal marks, that is 40 and 40 each, and 20 marks is for your project work which is known as practical, that is conducted at your school level. So पार्ट 1 का भी सेम वेटेज है, पार्ट 2 का भी सेम वेटेज है। और सिलेबस कैसे दिया जाता है यूनिट वाइज। अगर आप सीबीएसई के साइट पे चेक करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में आपके लिए 3 यूनिट्स दी गई है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए 4 यूनिट दी गई है। अगर आप एनसीईआरटी से रेफर करेंगे तो इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई विल रिकमेंड यू दिस बुक। वाई? बिकॉज लेट्स सी, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड यू आर गिवन 4 यूनिट्स. This book will cover the 4 units divided into 13 chapters. तो आप जान सकते हैं कि अगर डिवीजन में आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो दिस विल बिकम ईजी फॉर यू एंड एट द एंड यू विल बी गिवन सॉल्व न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर योर प्रैक्टिस एंड ऑल्सो द गाइडेंस फॉर द प्रोजेक्ट वर्क. This is microeconomics and same applies for statistics. The content and the syllabus provided is exactly same. Again 40 marks for statistics and 40 marks for your microeconomics. Under statistics you are going to have 3 units, and in this book they have divided the units into chapter that are total 13 chapters, and at the end you will be given the guidance of project work, how to complete the project and all. Many a times this happens that CBSE delete many of the chapters, so it will become easy for you to skip those topics. At the end I will also teach you how to refer NCERT, how to solve the questions, how to do project work and all. आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं. द फर्स्ट चैप्टर इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी रहता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. इकोनॉमिक्स को सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? इकोनॉमी का स्टडी करना, मार्केट का स्टडी करना. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कवर करती है. कौन सी एक्टिविटीज़? जो खुद को अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए हेल्प करती है. मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, उसको क्या क्या चाहिए रहता है? सब बोलेंगे घर, कपड़ा, मकान, लेकिन उसकी वांट्स जो रहती है वो रहती है अनलिमिटेड. अब उस अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो बहुत सारे मीन्स अपनाएगा, वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ेगा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करेगा. तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है, जो एक सब्जेक्ट है, वो ह्यूमन बीइंग्स के उन सारे एक्टिविटीज़ को रीड करती है, अंडरस्टैंड करती है, एनालाइज करती है, जो एक ह्यूमन बीइंग्स खुद की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं. मेरी वांट है कि मुझे एक फ्रिज लेना है, जो अभी नया मॉडल है, मान लो 1.5 लाख रुपए का, मैंने वो फ्रिज खरीदा. लेकिन उस फ्रिज को खरीदने के बाद में मेरी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी? 5 साल बाद मैं बोलूँगी नया मॉडल आ गया, मुझे वो नया मॉडल लेना है, भले वो 2.5 लाख का हो, कैसा भी हो. मेरे पास स्कैर मीन्स है. स्कैर मीन्स मेरा पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
लेकिन एट द एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस सामान को खरीद सकूं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रीड करना इन द वे कि वो अपनी वेल्थ को कैसे एलोकेट करता है, स्कैर्स मीन्स के होते हुए वो उन चीज़ों को कैसे परचेज करेगा। तो ये सब होता है इकोनॉमिक्स। अगर हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीज विच दे अंडरटेक टू अक्वायर स्क्वायर मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स। और इकोनॉमिक्स को यहाँ पे एक साइंस बोला गया है, जो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेल्थ। कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी वेल्थ कितनी भी हो सकती है आपकी, सबकी डिफर करती है, किसी की 10,000 है तो किसी की 1,000 भी नहीं होगी, लेकिन इंसान तो वो भी अपनी लाइवलीहुड चलाता ही है। तो इकोनॉमिक्स उन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रीड आउट करती है, उनको स्टडी करती है, एनालाइज करती है कि मार्केट कैसा चलेगा, क्योंकि एट द एंड आप कंज्यूमर होते हो मार्केट में खरीदने वाले। उसके बाद में लेट अस सी कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है। इकोनॉमिक्स ये इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है, लेकिन बेसिकली इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है। दो वर्ड से मिलकर बनता ऑइकोस एंड नेमिन। ऑइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नेमिन मीन्स मैनेजमेंट। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, कि कैसे ह्यूमंस अपनी अनलिमिटेड वांट्स के रहते हुए अपनी जो स्कैर मीन्स के रहते हुए अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको फुलफिल कर पाता है। वो कौन से मीन्स से फुलफिल करेगा, उसके वेल्थ के थ्रू। अब सब पर्सन की वेल्थ डिफर कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन implies maximization of social welfare. Thus, it is to achieve the objective of maximization of satisfaction at the individual level, at the level of producer, and at the level of social welfare of the economy as a whole. अब हम बात करते हैं एक लार्ज स्केल पे कि मान लो इंडिया अपना एक सब कॉन्टिनेंट है। ऐसा तो है नहीं कि हम बस राजस्थान के लोगों की बात करेंगे, हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करनी पड़ती है एट द एंड। अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स इज लाइक आप सारे मार्केट को एनालाइज करेंगे। इट डिपेंड्स कि अगर आप अलग अलग सेक्टर को पढ़ रहे हैं तो आप अलग अलग लेंगे, लेकिन बेसिकली अगर हम ऑन एन एवरेज होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें सबके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल लेवल, जैसे कि आप और हम हो गए कंज्यूमर्स। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स, हम बायर्स हैं तो हमारा भी कोई सेलर होगा, तो सेलर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को हम तक सेल कर पाते ताकि हम हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकें। और तीसरा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो है, लेकिन हमें सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो जो इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करती जाएगी और सोशल वेलफेयर एकदम डिमिनिश हो जाएगा। लेकिन बहुत सी इकोनॉमीज है, जैसे कि अपनी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया, लेकिन बाकी कंट्रीज जैसे कि कैपिटलिस्ट कंट्री है वहाँ पे भी सोशल वेलफेयर का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। सोशल वेलफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लो हम बोले कि हमें सोशल वेलफेयर नहीं चाहिए, तो सोशल वेलफेयर नहीं चाहिए तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट की प्राइजेस हैं वो एट द एंड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि वो मोनोपोली की कंडीशन लेने लग जाएंगे, और यू कैन से राजतंत्र आने लग जाएगा। जहाँ राजतंत्र आ गया यानी कि आप खुद की वांट्स तो फुलफिल कर रहे हैं लेकिन एट द हायर कॉस्ट। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमें सोशल वेलफेयर का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है इन द इकोनॉमी। लाइक मैं कंज्यूमर हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाऊँ, बड़ी बड़ी एक इंडस्ट्री मैंने सेटअप कर दी, लेकिन इसमें से पोल्यूशन कितना निकल रहा है मुझे उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी। कि मैं एक प्रोडक्ट तो निकाल रही हूँ लेकिन उसके कॉस्ट के बेसिस पे पोल्यूशन कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा इंक्रीज होगा तो मेरी जो सोशल वेलफेयर है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेश एयर सबको चाहिए। अगर मैं पोल्यूशन इंक्रीज करती जाऊंगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन हो जाएगा। तो सोशल वेलफेयर का भी हमें हर पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ता है। या फिर हम कह सके कि जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे प्रोडक्ट हाई प्राइसेस के निकाले तो पुअर पीपल कहाँ जाएगा, बेगर्स कहाँ जाएंगे। तो गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सारे कंडीशंस लेके चलती है।
तो फाइनली अगर हम बुक के टर्म्स में देखें तो अगर आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखने को आती है तो दिस इज द ग्रीन बॉक्स दैट यू हैव टू रेफर. Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction. First, हमें क्या लेके चलना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंज्यूमर. अगर आप कंज्यूमर हटा देंगे तो मार्केट बंद हो जाएगा. सेकेंड, हमें किसका ध्यान रखना है? प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. एंड थर्ड, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है जहाँ पे हमारा सोशल वेलफेयर हो पाए. नेक्स्ट वी हैव टू सी what is scarcity and what is choice. scarcity कौन सी कंडीशन होती है? scarcity का मतलब जो आपको चाहिए वो कम है. मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में समझे तो सप्लाई जो आपको होनी चाहिए वो कम है एज रिस्पेक्ट टू डिमांड. मान लो हम देखें रॉ मटेरियल में पेट्रोलियम एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है. ये दिन पे दिन डिक्रीज होता जा रहा है. तो हम कह सकते हैं इसकी स्कैरसिटी राइज हो रही है. तो स्कैरसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव. लाइक हमारी इकोनॉमी में पेट्रोलियम जो आ रहा है वो कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है. अगर हम यहाँ की बात ले लें, मान लो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिटी जयपुर. फॉर एग्जाम्पल वहाँ की पॉपुलेशन अगर 70 लाख है तो उसके रेशियो पे 2 करोड़ व्हीकल्स है. 2 करोड़ व्हीकल्स के लिए कितना ज़्यादा पेट्रोलियम लगेगा. तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कम है लेकिन हमारा जो हमें चाहिए विश टू हैव वो बहुत ज़्यादा है. इन अदर वर्ड्स, स्कैरसिटी implies a situation when supply of resources is less than the demand for resources, the same that I have explained you. Now हम देखेंगे चॉइस क्या है. चॉइस स्कैरसिटी का आउटकम कहलाती है. आउटकम कैसे? जब हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेस हो और हमारी अनलिमिटेड वांट्स हो कि हमें सेटिस्फेक्शन पूरा करना है, तब हमारी एक चॉइस इमर्ज होती है. 1 रुपए का कॉइन है, वो सारी चीजें तो बाय नहीं कर सकता. आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको उस 1 रुपए के कॉइन से आपको क्या बाय करना है. आपकी विश है या तो आप चॉकलेट बाय करेंगे या तो आप ग्रेन बाय करेंगे. आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है. तो ये चॉइस होती है जब आपके पास स्कैर्स मीन्स हो, अनलिमिटेड वांट्स हो, पर आपको सेटिस्फेक्शन भी चाहिए हो, तब आपको चॉइस बनानी पड़ती है कि मेरे पास जो ये पैसा है मैं इस पे खर्च करूं कि इस पे खर्च करूं. ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि हम केवल 2 ऑप्शंस को ले रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक में ऐसे बतेरा ऑप्शंस होते हैं जिसके बीच में आपको चॉइस बनानी पड़ती है. तो चॉइस क्या होता है? चॉइस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव्स क्या है? इट emerges बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स and resources can be all allocated to alternative uses. Like अगर हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क आने वाले टाइम पे स्कैर्स हो जाएगा. मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं. लाइक मिल्क से हम पनीर भी ले सकते हैं, मिल्क से कर्ड ले सकते हैं, मिल्क से छाछ बना सकते हैं. तो उसके बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से यूज़ पे अप्लाई करना है. और रिसोर्सेज आर स्कैर्स, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है. thus स्कैरसिटी अराइज हुई, स्कैरसिटी आई, तो उसकी वजह से हमारा चॉइस आया. चॉइस आया तो हम डिसीजन मेक करेंगे. सबसे पहले क्या आ रही है? स्कैरसिटी आई, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस है तो अभी हमने देखा उसका आउटकम क्या निकल रहा है कि हमें चॉइस बनानी पड़ेगी. उस चॉइस के बेसिस पे हम क्या करेंगे? हमारी डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें वो जो 1 रुपया का कॉइन है वो कहाँ खर्च करना है. मल्टीपल वेज है. अब डिसीजन मेकिंग किससे रिलेट करता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमें सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है और हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं.